देवदूत की अंगूठी और अदृश्य चोर। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। रूपनगर के राजा राजा प्रसन्नजीत राज करते थे। अपनी प्रजा से बहुत पुत्र से प्यार करते थे। उनका इंद्रजीत नाम का एक पुत्र था। एक दिन प्रधानमंत्री, तुम्हारे पुत्र बसंत व इंद्रजीत की मित्रता देखकर हमें प्रशंसा होती है। देखो दोनों किस प्रकार खेल रहे हैं। महाराज, मेरी और भगवान से यही प्रार्थना है कि इन दोनों की मित्रता को भी इसी तरह कायम रखे। इनकी मित्रता किसी पर बुरी नजर न लगे। इंद्रजीत युवा इंद्रजीत बसंत सेन में बहुत स्नेह करता था। लो बसंत सेन, यह तुम्हें रत्न दलित माला, तुम ले लो। मेरे पास ऐसी बहुत सी मालाएं हैं। धन्यवाद युवराज। इंद्रजीत अपनी वस्तुएं मुझे इस तरह प्रकार देता रहता है जैसे मुझे धनवान व्यक्ति किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। अगर इस प्रकार खैरात देकर युवराज इंद्रजीत मुझे अपना रोब जमाता रहता है। जब धीरे धीरे 10 व्यतीत हो गए तो युवराज इंद्रजीत जब पहले की तरह बसंत उत्सव को भाई की तरह प्यार करता था, अब बसंत सेन के मन मन उनसे ईर्ष्या करता था। पिताजी, आज आपने एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा। पिताजी, इंद्रजीत और मुझ में क्या अंतर है? वह मुझे हाड़ मास का बना हुआ है, मैं भी उसी हाड़ मास का बना हूँ। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा बेटा। पिताजी, जब मैं और युवा इमराज इंद्रजीत साथ साथ नज़र में निकलते हैं तो राज्य के जितने लोग आदर आदर युवराज का करते हैं उतना ही मेरा नहीं करते। युवराज पर अपार सुख सुविधाएं उपलब्ध है, मुझे क्यों नहीं है? बसंत सेन, यह तुम सब अनगन सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं, युवराज इंद्रजीत राजघराने से संबंध रखते हैं। राजघराने से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का आदर सम्मान करना राज्य के लोगों का नैतिक कर्तव्य है। हम लोग राजघराने के मित्र केवल सेवक हैं। तुम्हें यह बेहुदा बातें नहीं सोचनी चाहिए। पिताजी, आपकी बात सुनकर मुझे दुख होता है। जरा सोचिए, राजकाज सारी देखभाल आप करते हैं। राजा पर जिस प्रकार संकट आता है, आप उसका मुकाबला आप करते हैं। राजा तो केवल ऊंचे सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाते हैं और उसके बेटे इंद्रजीत हर सुख सुविधाएं उपलब्ध है। कहीं सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध क्यों नहीं है? क्या मुझे बताएंगे इंतर क्यों है? बेटा, तुम्हारी यह ऊंची बातें नहीं सोचनी चाहिए। युवराज इंद्रजीत को अपना परम मित्र बनाना मानता है। तुम्हारे लिए यही क्या कम है? जाओ, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भूल कर मुझसे ऐसी बातें न करना। पिताजी की बात सुनकर बसंत सेन ने मुंह लटकाकर पिता के कक्ष से बाहर निकल आया। उधर युवराज इंद्रजीत राजा प्रसन्नजीत से कह रहा था, पिताजी, महाराज, आपकी इतनी सुंदर बहुमूल्य तलवार मुझे दी है, पर एक कमी रह गई। कौन सी बेटा? पिताजी, महाराज, यह तो आप जानते हैं कि बसंत सेन मेरा अभिन्न मित्र है। मैं जो चीज़ वस्तु अब लेता हूँ वैसी ही वस्तु बसंत सेन के लिए भी लेता हूँ। आप ऐसी ही दूसरी तलवार बसंत सेन के लिए भी बनवानी थी। आह, ओह हाँ, ये तो हम भूल गए थे, कहकर पिताजी महाराज प्रशंसा से हो हंस पड़ी। वो तत्पश्चात उन्होंने सेवक को बुलाकर आदेश दिया, ऐसी ही दूसरी तलवार हमारे कक्ष में रखी है, जाओ उसे लेकर आओ। यज्ञ महाराज। आज्ञा पाकर सेवक कक्ष में निकल पड़ा। सेवक दूसरी तलवार लेकर राजा प्रसन्नजीत को दी। तभी बसंत सेन कक्ष में प्रवेश किया। प्रणाम महाराज। जीते रहो बसंत सेन, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी युवराज और हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। कैसी बातें महाराज? हम यह तलवार तुम्हें भेंट करना चाहते हैं। हमें इंद्रजीत को दी है महाराज। यह तलवार देकर मुझे अपने सामने अपने हक के लिए अच्छा नहीं किया। कसम खाता हूँ कि इसी तलवार से तुम्हें पुत्र का वध करके राज्य का सिंहासन पर बैठूंगा। और तभी वहां एक गुप्तचर ने प्रवेश किया। कहो चित्रसेन, क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी नहीं है महाराज। पड़ोसी राज्य किशन नायक किसी क्षण हमारे राज्य में हमला कर सकता है। उसकी सेना हमारे राज्य को चारों की ओर चल पड़ी है। क्या कह रहा है? किशन किशन राय सिंह सेना हमारे राज्य की ओर बढ़ रही है? वह भूल गया कि उसे 5 वर्ष से हमारी सेना ने उसकी
सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। महाराज 5 वर्ष पहले की बात और थी, लेकिन वह 10 इस बार किसान बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। यह सुनकर राजा प्रसन्नजीत सोच में पड़ गया। ओह, हम क्या करें? किशन सैनिक सेना के साथ हमारे सैनिक और कूच कर रहे हैं, लेकिन हम इतने कम समय में इस प्रकार सेना को संगठित करें। प्रसन्नजीत सोच में डूबा देखकर क्यों न इस मौके का फायदा उठाया मैं इंद्रजीत के साथ लेकर किशनगढ़ से लड़ने के लिए चला जाऊं और युद्ध भूमि में मौका देखकर इंद्रजीत को मौत के घाट उतार दूं। इस प्रकार मेरी राह का कांटा दूर हो जाएगा। यह सोच अकेले अगले ही पल महाराज से बोला, महाराज आप इतने भी घबराइए नहीं, मेरे और युवराज के रहते आपको इस बात की चिंता नहीं। फिर युवराज से मिलकर किशन राय के दांत खट्टे कर देंगे। हम अपने दोनों की भुजाओं का बल नहीं देखा है। बसंत सेन, तुम्हारी सांसपूर्ण बातों सुनकर हम खुशी हुई, लेकिन युवराज को और की विशाल सेना का मुकाबला किस प्रकार करोगे? पिताजी, महाराज बसंत सच कह रहा है। हम दोनों बच्चे नहीं रहे। हम मातृभूमि की पवित्र अवसर हमारे हाथ लगा है। हम रण की में जोर दिखाने का अवसर मिला है। हमें अवसर का सदुपयोग करने दीजिए। हमें किशन राय की सेना का मुकाबला करने की आज्ञा दीजिए। ओह, हमें तो पता ही नहीं चला कि बचपन को छोड़कर हम दोनों कब युवा हो गए। हम तुम दोनों को रोकेंगे नहीं। जाओ, सेना के साथ लेकर उसे किशनगढ़ की सेना का सामना करो। और तब इंद्रजीत और बसंत सेन ने प्रसन्नजीत के चरण स्पर्श किए। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जाओ, युद्ध में विजयी होकर लौटो। और सिर दी सेना संगठित कर इंद्रजीत और बसंत सेन उस दिशा की ओर की प्रस्थान किया जिस ओर सेना किशनगंज की सेना का रूपनगर में बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री समरसेन, आज का दिन हम दोनों के लिए कितना फख्र बड़ा दिन है। आज दोनों के बेटे दुश्मन को लोहा लेने के लिए पहली बार रणभूमि जा रही है। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। भगवान करे दोनों युद्ध में विजयी होकर वापस लौटे। जब सेना की दृष्टि से ओंजल हो गए तो दोनों राजमहल में चले गए। और जब सेना रूपनगर से काफी दूर आई तो इंद्रजीत ने बसंत सेन से कहा, बसंत सेन, सामने धूल के गुबार उड़ता दिखाई दे रहा है। लगता है हम किशनगढ़ की सेना के समीप पहुंच गए हैं। तो फिर देर किस बात की युवराज, आओ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। और कुछ देर बाद दोनों राजा की सेनाएं आमने सामने थी तो दाएं दाएं तथा आई। इंद्रजीत और बसंत सेन के दुश्मनों की सेनाओं पर कहर बनकर टूट पड़े। हर हर महादेव। युवराज, एक भी दुश्मन जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। और शाम होने को आई तो वे किशन राय सेना के पांव उखड़ गए और देखा किशन राय के छक्के छूट गए। इन दो छोकरों ने मेरी सेना के छक्के छुड़ा दिए। लगता है युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। हम राजा प्रसन्नजीत के 5 वर्ष पहले की हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन इंद्रजीत और बसंत सेन ने हमारी इच्छा को धूल में मिला दिया। और दूसरी तरफ युद्ध करता हुआ बसंत सेन सोच रहा था, हमारी विजय निश्चित है। अब मुझे मौका देकर इंद्रजीत को यमलोक पहुंचा देना चाहिए। और इसी तरह इंद्रजीत की ओर पलटा। युवराज, युद्ध छोड़कर मेरे साथ एकांत में चलिए। मुझे युद्ध की रणनीति के बारे में कुछ विचार करना है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ से बाहर चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। और दोनों सेनाएं के आपस में लड़ने में मकसूल थी और युवराज इंद्रजीत युद्ध भूमि से बसंत सेन के पास पहुंचा। अब कहो बसंत सेन, युद्ध की रणनीति के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? कितने भोले हो तुम। इंद्रजीत, हा हा हा। बसंत सेन, तुम पागल हो तो नहीं हो गए हो? हम यहाँ मजाक करने नहीं, दुश्मनों से लोहा लेने आए हैं। जल्दी कहो क्या करना चाहती हो। तो सुनो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब यह है कि तुम्हारे पिता ने जो यह तलवार मुझे भेंट में दी है, तलवार से आज तुम्हारा वध करूंगा। लेकिन क्यों? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, तुम्हारे वैभव से ईर्ष्या करता हूँ। तुम मेरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा अपनी चीज़ें मुझे देते रहते रहे हो। क्या समझ नहीं था कि यह मेरा मजाक उड़ाने के लिए करते थे? बसंत सेन, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरा उन कभी तुम्हारे प्रति ऐसी भावनाएं नहीं थी। मैं तुम्हें अपना सगा भाई समझता हूँ, मित्र
तुम्हारे मन में जो कुछ भी भ्रम है उसे निवारण बाद में कर लेंगे। इस समय आपस में लड़ने का नहीं है। झूठ जो सब झूठ। मैं इन सब प्रकार की बातें में झांसे में नहीं आया आने वाला इंद्रजीत। और कहकर बसंत सेन ने अपनी तलवार हवा में लहराई और आज ईर्षा की आग ठंडी हुई है। और अब युद्ध में चलकर देखना चाहिए कि युद्ध की क्या स्थिति है। वह वापस युद्ध में पहुंचा। अरे, राजा विशाल सेन अपनी सेना के साथ रण छोड़कर भाग रहे हैं। इनका मतलब हम विजय हुई, हमारी हुई। और बची कुची सेना व युवराज बची कुची सेना व युवराज इंद्रजीत के शव को लेकर बसंत सेन जब रूपनगर में वापस पहुंचा। महाराज, मुझे दुख है कि मेरे होते हुए युवराज इंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। बसंत सेन, इसमें तुम्हारा क्या दोष? इंद्रजीत एक बहादुर इंसान था। मौत मरा है, इसलिए उसकी मृत्यु पर इसका कायरों की तरह आंसू बहाना उचित नहीं। आंसू पोंछ लो बसंत सेन। और जब इंद्रजीत की चिता अग्नि लगाई गई तो पूरे राज्य के लोगों को आंखें नम थी। और इंद्रजीत की मृत्यु के बाद राजा प्रसन्नजीत टूट गए। वह उनकी हालत देखकर प्रधानमंत्री समरसेन ने उनसे समझाया। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री जी, तुम हमारे कर्तव्य बोध कराया है, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। महाराज, आप अपने हृदय की वेदना अच्छी प्रकार समझता हूँ, लेकिन इस प्रकार आप युवराज की मृत्यु का दुख मानेंगे तो युवराज की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। युवराज वीर थे, इसलिए आप एक वीर की भांति मृत्यु के दुख सहन कीजिए। उसी में आपकी और सारे राज्य की भलाई है। इस बाद राजा प्रसन्नजीत के दिल में पत्थर रखकर राजकार कार्य पर ध्यान देने आरंभ कर दिया है। और धीरे धीरे एक माह गुजर गया। बसंत सेन नृत्य की सोमप्रिया के पास पहुंचा। कहिए बसंत सेन, आपको हमारी कैसी याद आई? राज नृत्य की सोमप्रभा, एक विशेष प्रयोजन से तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, अपनी आपने आने की विशेष प्रयोजन को बताइए तो सही। सोमप्रभा, तुम जानती हो राज की खजांची बुलंदशहर प्रति तुम्हारा नृत्य देख दिन यहाँ आते हैं। आज जब वह रात्रि को तुम्हारे यहाँ आए तो तुम्हारी इस पात्र की मदिरा पिलानी होगी। यह कैसी मदिरा है? इसमें मदिरा में बेहोशी की दवा मिली है सोमप्रभा। इसे पीते ही खजांची कुबेरदत्त की रात्रि में ही बेहोश हो जाएगा। सोमप्रभा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें सोने से लाद दूंगा, लेकिन यह खतरनाक कार्य क्यों करूं? कैसे? और तुम यह बताओ कि इतना सोना आएगा कहाँ से? सुनो सोनप्रभा, मैं इस मदिरा को पीकर खजांची कुबेरदत्त बेहोश हो जाएगा तो उसके वस्त्रों में राजकीय खजाने की कुंजी निकाल लूंगा। उसके पश्चात आप कुबेरदत्त जैसा वेश बदल कर उसी समय खजाने से लाकर खजाने की समस्त धन दौलत निकाल कर ले आऊँगा। और उसी दौलत में से तुम्हें इतना सोना दूंगा कि शर्त केवल यह है कि आज रात तुम्हें मदिरा में कुबेरदत्त को किसी प्रकार पिलानी है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहकर सोनप्रभा ने बसंत सेन से मदिरा का पत्र ले लिया। उस रात खजांची कुबेरदत्त सोमप्रभा के यहाँ पहुंचा। कुबेरदत्त जी, आज मेरे साथ ऐसी मदिरा पिलाऊंगी कि आपने पी कर ऐसा महसूस होगा जैसे आप जन्नत में पहुंच गए हो। तुम जल्दी उस करामती मदिरा को हमारे सामने जाम में डालकर पेश करो सोमप्रभा। और सोनप्रभा शीघ्र ही मदिरा का वह पात्र उठा लाई और उसे बसंत सेन ने लिया और पात्र से मदिरा को डाला और प्याला कुबेरदत्त की ओर बढ़ाया। लीजिए हजूर, मदिरा का लुत्फ उठाइए। कुबेरदत्त ने सोमप्रभा से प्याला लिया और पश्चात मदिरा का वह प्याला इस बूढ़े कुसट को बेहोश कर देगा और इसे वस्त्रों से छिपी कुंजी खजाने की चाबी निकाल लूंगी। जैसे कुबेरदत्त ने मृदा का प्याला खाली किया, आह, मेरी आंखें मूंदी जा रही है। क्यों जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे सारी पृथ्वी घूम रही हो। कुबेरदत्त के बंद होती आंखें खोलने की लाख कोशिश की, लेकिन सफलता न मिली। और तभी बसंत सेन दौड़कर उसके पास पहुंचा और मिल गई चाबी। अब मेरा काम बन गया। चाबी लेकर बसंत सेन सोनप्रभा से बोला। सोनप्रभा, लगभग 15 मिनट बाद इस बूढ़े कुबेरदत्त को पुनः होश आएगा और तुम इसे मेरी दी हुई मदिरा का एक और प्याला पीने देना। तब यह दूसरी बार बेहोश हो जाएगा। इसे मदिरा
पिलाती रहना। ओ ठीक है। और जब मैं खजाने की ओर जा रहा हूँ, मेरी सिर दी खजाने लूट कर तुम्हारे पास आऊँगा और खजाने की चाबी बेहोश कुबेरदत्त के वस्त्रों में पुनः रख दूंगा। इस प्रकार हम खजाना लूटने में भी मेरे मेरे ऊपर किसी का शक नहीं होगा। बसंत सेन, तुम्हारी योजना बड़ी अद्भुत बनाई है। और बसंत सेन ने सिर से ही अपना वह वेश कुबेर दत्त जैसा बनाया। वाह बसंत सेन, अब तुम जो भी देखेगा कुबेर दत्त ही समझेगा। बसंत सेन ने सोमप्रभा से बात का कोई जवाब न दिया, चुपचाप मुस्कुरा कर वह निकल गया। और वहां से जाते ही लगता है कुबेर दत्त को होश आ रहा है, मुझे जल्द इसे महिला मदिरा का दूसरा प्याला पिलाना चाहिए। और यह सोच उसने मदिरा का पात्र जैसे ही हाथ में लिया, ओह यह क्या अनर्थ हुआ, और पात्र से सारी मदिरा पृथ्वी पर बिखर गई। ओह अब क्या। कुबेरदत्त को होश आने में बसंत सेन की दी गई सारी मदिरा बिल्ली ने बिखेर दी। अब क्या करूं। और सोन प्रभा परेशानी में थी। कुबेरदत्त ने आंखें खोली। मदिरा का नशा टूट रहा है, मदिरा पिलाओ। अच्छा हजूर, अभी मदिरा लेकर आती हूँ, कहकर घबराई हुई सोन प्रिया कक्ष से बाहर निकल गई। अगले उसके जाने के बाद कुबेरदत्त की निगाहें वस्त्रों पर पड़ी। ओह यह क्या, मेरा वस्त्र खुले हुए हैं और पहले ही बंद थी, कहीं कुछ गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं है। और यही सोच जैसे ही उसने वस्त्रों में निगाह डाली, अरे खजाने की चाबी अपने स्थान पर नहीं है। लेकिन क्या, मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर सोनप्रभा ने खजाने की चाबी निकाल ली। और यह सोच मदिरा का लेकर आई सोनप्रभा ने प्रवेश किया। सोनप्रभा, मेरे वस्त्रों में खजाने की चाबी का क्या किया तुमने। खजाने की चाबी नहीं नहीं, मैंने आपकी चाबी नहीं निकाली है। सोनप्रभा ने यह कह तो दिया, लेकिन उसके माथे में तत्काल ही पसीना छलक आया। और इसकी भयमुक्त मुद्रा देख प्रतीत हो रहा था जैसे खजाने की चाबी इसी ने निकाली है। मुझे कठोरता से पूछताछ करनी चाहिए। कुबेरदत्त ने अपनी तलवार निकाली। सोमप्रभा के सिवाय तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है। खजाने की चाबी निकालने वाला नहीं था, यह सच सच बता, चाबी किसने चुराई है, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त मौत की घाट उतार दूंगा। नहीं 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 सोनप्रभा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी बता दे, खजाने की चाबी किसने चुराई है। हजूर, चाबी मैंने नहीं, बसंत ने चुराई है। वो सोनप्रभा ने कुबेरदत्त को सारी बात बता दी। और सारी बात जानकर वो सोनप्रभा, बसंत का साथ देकर तुमने अच्छा नहीं किया, फिर भी सच बताकर तुमने तुमने अच्छा ही किया, इसलिए तुम्हें प्राण से बख्शते हैं। और कुबेरदत्त ने तेजी से कक्ष से बाहर निकलता चला गया और सोनप्रभा बेचैन की सांस ली। और सोमप्रभा को भवन से निकलता देख वह घोड़े पर सवार हुआ। इससे पहले कि बसंत खजाने को लूट ले, मुझे इसी समय राजमहल पहुंचकर महाराज को सारी बातें बताकर सूचना करनी चाहिए। और अगले ही पल कुबेर घोड़ा तेजी से राजमहल की दिशा में दौड़ाया। और जल्दी ही राजा प्रसन्नजीत के कक्ष के बाहर पहुंचा। पहरेदार, महाराज को से कहो कि खजांची को कुबेरदत्त के साथ मिलना चाहते हैं। मामला इतना गंभीर है कि इसी समय मिलना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन महामंत्री जी इस समय नींद में सोए हुए हैं। ठीक है, आप यहीं पर रखिए, मैं अभी अंदर जाकर सूचना देता हूँ, कहकर पहरेदार कक्ष के अंदर चले गए। और अंदर जाकर पहरेदार ने प्रसन्नजीत को जगाया। क्या बात है पहरेदार, रात्रि के इस समय पैर में गहरी नींद से तुम क्यों जगाया है। महाराज, कक्ष के बाहर खजांची कुबेरदत्त जी खड़े हैं, वैसे आपसे कुछ मिलना चाहते हैं। खजांची कुबेरदत्त इस समय मुझसे मिलना चाहते हैं, जरूर कोई विशेष बात है। और अगले ही पल, पहरेदार, जाओ कुबेरदत्त को ही अंदर ले आओ। जी महाराज। और कहकर पहरेदार ने कक्ष से बाहर निकला। कुछ देर बाद ही कुबेरदत्त राजा प्रसन्नजीत के सामने थे। क्या बात है कुबेरदत्त जी, आप इस समय हमसे मिलना चाहते हैं। महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया है। महाराज, खजाने की चाबी चोरी हो गई है। क्या कहा, खजाने की चाबी चोरी हो गई है, लेकिन चाबी कैसे, किसने चुराई। महाराज, यह सब मेरी बेवकूफ़ी से हुआ है। कहने के बाद कुबेरदत्त ने सारी बात बताई। और सारी बात जानकर बसंत इतना कृतज्ञ होगा ये हमने सोचा भी नहीं था। महाराज, हमें जल्दी से खजाने की ओर चलना चाहिए, बसंत अपनी चाल में सफल हो जाएगा। और प्रसन्नजीत ने
उसी समय कुबेरदत्त के साथ की ओर चल दिए। कुबेरदत्त इतनी महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी तुम इतना व्यर्थहीन होना शोभा नहीं देता। आप मदिरा के नशे में डूबे हुए होते और न ही बचन सेन आपके चाबी चुराने का मौका मिलता। महाराज बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्रण करता हूँ कि कभी सोम रस नहीं पीऊँगा। और दूसरी ओर खजांची कुबेरदत्त के रूप में बसंत सेन राजकीय खजाने के बाहर। खजांची कुबेरदत्त जी, आप इस समय पहरेदार, क्या बात ही कुछ है जिसकी वजह से मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। अभी अभी सूचना मिली है कि राजा राक्षसराज तारकासुर राज की खजाना लूटने के लिए यहाँ किसी भी समय आने वाला है। और तारकासुर राक्षस तो बड़ा भयंकर है, उसका नाम सामना कैसे कर पाएंगे। लेकिन इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ ताकि शक्तिवर्धन औषधि खाकर तुम लोग अपनी शक्ति के शक्ति आ जाए और सब बेसुध होकर राक्षसराज तारकासुर का सामना कर सको। इतना कहकर बसंत सिंह ने अपने वस्त्रों से कुछ गोलियां निकाली। लो, ये सब तुम एक एक गोली खा लो और गोली खाते ही तुम सब शक्ति का संचार हो जाएगा। लाओ कुबेरदत्त जी। बसंत सिंह ने सभी पहरेदारों को एक एक गोली बांट दी और तत्काल ही इन गोलियों को खाकर ये सब पहरेदार बेहोशी हो जाएंगे और मैं आराम से खजाने के माल पर समेट कर ले जाऊंगा। इन पहरेदार को सुबह से पहले होश नहीं आएगा, तब ये लोगों खजाने की लूट जाने का पता नहीं चलेगा। और कुछ देर में गोली खाने का असर दिखाया और सारे पहरेदार बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और वसंत सेन ने खजाने के द्वार में लगे ताले की चाबी लगाई। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ताला खोलकर बसंत सेन ने अंदर खजाने का अपार दौलत देखकर आंखें चौंध दिया गई। इस अपार खजाने की बदौलत राजा प्रसन्नजित युवराज इंद्रजीत मुझे ऐश उड़ा रहे थे। अब यह सारी दौलत मेरी है। अब मैं ऐश उड़ाने की बारी है। और अब जल्दी यह सारी दौलत यहाँ से निकाल ले जानी चाहिए। तभी सब सोच ही रहे थे कि राजा प्रसन्नजित ने कुबेरदत्त और सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया। महाराज, वह रहा मेरे वेश में बसंत सेन। और कुबेर दत्त की आवाज़ सुनकर बसंत सेन वापस पलटा। ओह, यह कुबेर दत्त यहाँ कैसे आ गया? इसे तो इस समय सोन प्रभा को बेहोशी पड़ा होना चाहिए था। लगता है अब नहीं बचूंगा। बसंत सेन, इस प्रकार कुबेर दत्त की वेश बनाकर तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आज तुमने विश्वास ठेस पहुंचाई है। तुम्हारी इसकी सजा जरूर अवश्य देंगे। और मेरी सारी योजना में टी मिल गई। इतने सावधानी बरतने के पश्चात भी प्रसन्नजीत को कैसे पता चला कि मैं कुबेरदत्त को होश कैसे आया था। और क्रोध में भरकर राजा प्रसन्नजीत और बसंत सेन के चेहरे पर लगी दाढ़ी मूछें नोच ली और सैनिकों विश्वासघाती को कारागार में बंद कर दो, कल सुबह इसे सजा सुनाएंगे। प्रसन्नजीत के आदेश पर सैनिक बसंत सेन को पकड़कर ले गए। दूसरे दिन राजा प्रसन्नजीत प्रधानमंत्री समीर सेन के साथ कारागार में बसंत सेन के कक्ष में पहुंचे। बसंत सेन को देख प्रधानमंत्री समर सेन चिल्ला उठे, मेरे कुल का कलंक लगाने वाले नालायक बसंत सेन, तूने यह किया। आज तक मेरे पूर्वजों ने इस राज्य का नमक खाकर इसे अदा किया है। बोल, तूने खजाने लूटने का दुष्कर्म क्यों किया? पिता की बात सुनकर बसंत सेन कुछ नहीं कहा और नजरें झुका ली। और तब प्रसन्नजीत ने समरसेन से कहा, प्रधानमंत्री बसंत सेन, हमारे स्वर्गीय पुत्र इंद्रजीत की सारी जिंदगी दोस्ती की है, इसलिए तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देंगे, केवल देश निकाला देने का हुक्म देते हैं। इसलिए इसे कहो कि यह इसी समय रूपनगर को छोड़कर चला जाए। देख लिया बसंत सेन के महाराज ने कितनी उदारता से तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे प्राणदंड मिलता। जाओ, इसी समय यहाँ से राजा छोड़कर हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। और प्रसन्नजीत ने बसंत सेन को कारागार से मुक्त कर दिया। अतः बसंत सेन राज्य छोड़कर चल पड़ा। पर प्रसन्नजीत इस बार
मैं तेरे खजाने के साथ एक पाई भी न ले जा सका, पर मैं सिर रूपनगर से लौट कर आऊंगा और तेरा सारा खजाना लूट कर ले तुझे कंगाल बना दूंगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सोमसेन राजा प्रसन्नजीत से कह रहा था, महाराज, आपने नालायक बेटे की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। शमशेर, यहाँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोषी को बसंत सेन था, उसे राजा उसके सजा मिल गई है। उधर चलता चलता बसंत सेन रूपनगर की सीमा से बहुत दूर निकल आया। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा है। क्यों न कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करूं ताकि आगे चलूं। और यह सोच वह वहीं रुक गया और पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र वहां पड़ी, एक अंगूठी पड़ी। अरे, यह अंगूठी किसकी पड़ी है? और अस्तसा से पड़ी बसंत सेन ने अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी तो बहुत कीमती मालूम होती है। और तभी वहाँ एक राहगीर गुजरा। बसंत सेन ने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ नीलमपुर राज्य कितनी दूर है? यह सुन राहगीर चौंका और चारों ओर देखने लगा। यह किसकी आवाज़ है? मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? मुझसे तुरंत यहाँ से भाग निकलना चाहिए, वरना किसी परेशानी में फंस सकता हूँ। यह सोचकर राहगीर सिर पर पाँव रख कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ओ, यह आदमी मेरी आवाज़ सुनकर इस प्रकार भाग क्यों खड़ा हुआ? क्या इसको मैं दिखाई नहीं दिया? इसके बाद वहाँ कई राहगीर गुजरे। बसंत सेन ने उनकी से नीलमपुर के बारे में पूछा। वे सिर पर पाँव रख कर वहाँ से भाग खड़ी हुई। लगता है यह अंगूठी जादुई है। इसे पहनने से शायद मैं यहाँ रहते किसी भी व्यक्ति की नज़रों से अदृश्य हो जाता हूँ। मुझे इससे अंगूठी को जादुई शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। यह सोच वह बसंत सेन खड़ा हुआ और वापिस रूपनगर की ओर, राज्य की ओर चल दिया। इस अंगूठी को पहनकर यदि रूपनगर का सारा खजाना भी लूटना चाहूँ तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। और वह रूपनगर जा पहुंचा। यही समय है जब खजांची कुबेरदत्त के प्रतिदिन खजाने का हिसाब किताब देखने खजाने में आता है, और इसी अवसर का फायदा उठाकर कुबेरदत्त खजाने में घुस घुस जाना चाहिए। अतः वह वहाँ तेजी से राजमहल के खजाने की ओर चल दिया और वहाँ खजाने के बाहर पहुंचा। मैं उचित समय पर यहाँ पहुंचा गया हूँ। अब कुबेरदत्त के साथ साथ मैं भी खजाने में घुस जाऊंगा। और पहरेदार द्वारा ताला खोल कुबेरदत्त अंदर चला गया और उसके पीछे बसंत सेन भी अंदर हो गया। सचमुच अंगूठी की वजह से लोग मुझे नजरों से अदृश्य हो गया हूँ। मुझे अंदर जाने में किसी ने भी नहीं रोका। और अंदर पहुंचकर कुबेर सेन अपने हिसाब किताब में लगा और बसंत सेन अपने काम में। यह हीरा बहुत कीमती है, इसे उठाकर अपनी जेब में रख लूँ। बसंत सेन ने वह हीरा जल्दी ही उठाकर अपनी जेब में रख लिया और कुछ देर बाद वह खजाने से बाहर निकला। उसके पास काफी धन मात्रा थी। वह मजा आ गया। आज तो बहुत लंबा हाथ मारा। कुबेरदत्त ने पहरेदारों को निर्देश देने लगा। बसंत सेन तेजी से वहां से चला गया और दूसरे दिन इसी प्रकार बसंत सेन कुबेरदत्त के पीछे राज महल में घुस जाता। इस प्रकार खजाना मेरी पंजों से बचने वाला नहीं है। और थोड़े इधर बसंत सेन प्रतिदिन खजाने का हिसाब किताब लगाता। वो यहाँ क्या, आज खजाने में काफी धन गायब हो गया। कुबेर सेन ने लाख सिर मारा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया खजाने का धन गया तो कहाँ गया। और बसंत सेन प्रतिदिन यह दिनचर्या बन गई कि वह प्रतिदिन कुबेरदत्त के पीछे खजाने में घुसता और वापस आता तो खूब धन माल होता। एक दिन, अब मैं इसी धन को राजा प्रसन्नजीत की तरह ठाट बाट से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और इधर हैरान परेशान खजांची कुबेरदत्त राजा प्रसन्नजीत के पास पहुंचा। महाराज, खजाने का धन प्रतिदिन कोई न कोई चोर चोरी कर रहा है। लाख से ढूंढने पर भी चोर हाथ नहीं आ रहा। क्या कहा? कोई चोर खजाने के धन में प्रतिदिन चोरी कर रहा है? जी हाँ महाराज, यही हाल रहा तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। और महाराज, जल्दी ही चोर को पकड़ने का कोई उपाय कीजिए, वरना
और कुबेरदत्त ने प्रसन्नजीत को सारी बात बताते हुए कहा कि अवश्य ही कोई अदृश्य चोर का काम है। सारी बात जानकर लेकिन अदृश्य चोर को पकड़ने की तो कोई तो कैसे पकड़े कुबेरदत्त जी? महाराज, जैसे भी हो सके उस अदृश्य चोर को पकड़ना, वरना खजाना का दिवाला निकल जाएगा। प्रसन्नजीत ने प्रसन्नजीत ने खजाने के चोरों चारों ओर सशस्त्र सैनिक की संख्या बढ़ा दी, लेकिन खजाने की चोरी तब भी होती रही। प्रसन्नजीत, अब तक कितने उपाय कर लो, अब जीवन भर नहीं पकड़ सकोगे। एक दिन बसंत सिंह सराय के कक्ष में बैठा लूटे हुए खजाने के धन को देख रहा सोच रहा था, सारे समय इतना सारा धन रखना खतरनाक है। मुझे यह धन जंगल में जाकर किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देना चाहिए। मुझे जरूरत होगी वहां से निकाल लूंगा। और यह सोचकर उसने धन को 2 बोरे में बंद किया और घोड़े पर लाद कर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाने उसने जाने प... जंगल में जाकर उसने एक पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोदा और सारा धन गड्ढे में दबा दिया। और गड्ढा खोदने के बाद काफी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए वह कुछ देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे आंखें बंद कर लेट गया। तभी उसे कानों में आवाज सुनाई दी, बसंत सिंह जागता है या सो बसंत सिंह जागता है या सोता है। यह सुनकर बसंत सिंह की आंखें खोलकर चारों ओर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर किसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा? बसंत सिंह, तुम्हारी उंगली में पड़ी दादी अंगूठी बोल रही हूँ। यह सुनते ही बसंत सिंह हैरानी से अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को देखा। अंगूठी, तुम मनुष्य की तरह बोलती हो, फिर तुम जानती हो कि तुम कौन हो? बसंत सिंह, मैं स्वर्गलोक के दूत अंतर मन की अंगूठी हूँ। एक बार वह अक्ष मन वर्मन पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए स्वर्ग लोक से आए थे। जंगल में विचरण करते समय उसकी अंगूठी से निकलकर भूमि पर गिर पड़ी और वह अंतर्भ्रमण के भ्रमण करने के पश्चात स्वर्गलोक में लौट गए। मैं पृथ्वी पर ही रह गई, जिसे तुम्हें जंगल में पाकर अपनी उंगली में डाल लिया था। ओ, तो तुम स्वर्ग के देवदूत की अंगूठी हो। बसंत सिंह, तुम मेरे मालिक देवदूत के आदित्य वर्मन बहुत ही सदाचारी थे। मैं सोचती हूँ कि पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी लोक में किसी सदाचारी की उंगली में शोभा बढ़ाऊंगी, लेकिन सदाचारी की जगह तुम तो दुराचारी की उंगली की शोभा बन गई। उंगली, तुम मुझे गाली दे रही हो? मैं तुम्हें गाली नहीं दे रही है, सच कह रही हूँ। तुम वास्तव में ही दुराचारी हो, एक मित्र के हत्यारे हो और अपने राज्य के खजाने के लुटेरे हो। अंगूठी, बसंत सेन के क्रोध में न आओ। जानते हो खजाना लूट कर तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। खजाने के धन नहीं रहेगा तो सारी प्रजा भूखों मरेगी, मगर मर जाए मेरी बला से। बसंत सेन, तुम बड़े निष्ठुर आदमी हो। तुमसे अच्छा तो रूपनगर में रहने वाला गोपू नाम का ग्वाला है। यकीन न हो तो आज रात यहाँ उसके यहाँ बिता कर देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। गोपू ग्वाला भला मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम्हारी बात रख परखने के लिए आज रात उसके घर पर गुजारूंगा। इतना कहकर बसंत सेन रूपनगर लौट आया और अपने भेष बदल कर लोगों से गोपू ग्वाले का घर का पता पूछता हुआ घर के बाहर पहुंचा। कौन है भाई, घर में है कोई? एक बूढ़ी ने दरवाजा खोला। क्या बात है माँ, मैं एक परदेसी हूँ, आज रात आपके यहाँ गुजार सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो, आओ अंदर आ जाओ। धन्यवाद माँ। और बसंत सेन बुढ़िया के पीछे पीछे घर में अंदर चला आया। बुढ़िया ने उसे भोजन कराया। तभी वह भोजन से निमटा भी नहीं था कि बुढ़िया का बेटा गोपू वहां आ गया। माँ, देख तो सही क्या लाया हूँ। आह, क्या लाया है बेटा गोपू? वो तो यह है गोपू ग्वाला। सुनकर गोपू ने बुढ़िया
के हाथ में थमा नौलखा हार दिखाया। बेटा, यह तो हार महारानी रुक्मणी का है, यह तुम्हें पास कहाँ से आया? माँ, गाय चराते चराते जब मैं भूख लगी तो रोटी की पोटली खोल कर रोटी खाने लगा, तब एक चील उड़ती हुई आई और वह चोंच में दबा हुआ नौलखा हार मेरे पास छोड़कर चली गई। मेरी रोटी चोंच में दबाकर उड़ गई। बेटा, इस नौलखे हार द्वारा अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे। कल सुनार के पास जाकर इसे बेच आऊंगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गरीब अवस्था हूँ, पर किसी वस्तु को इस प्रकार नहीं रखूंगा। यह हार राजा प्रसन्नजीत की रानी का है। इस हार के समय राजा प्रसन्नजीत को देने जा रहा हूँ। ऐसी मूर्खता नहीं करना गोपू। इस हार से बेचकर हम धनवान बन सकते हैं। लेकिन गोपू उसकी एक ना सुनी और उल्टे पैर घर से निकल गया। देखकर बसंत ने बुढ़िया से बोला, बुढ़िया माँ, तुम्हारा बेटा गोपू बहुत मूर्ख है। घर में आई लक्ष्मी को ठुकराने चला गया। अब तुम देखना, नौलखा हार पाकर राजा प्रसन्नजीत उसे चोर समझकर कारागार में डाल देंगे। ओह, तब मैं गोपू के बिना अपना जीवन कैसे गुजारूंगी? यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। उधर गोपू राजा प्रसन्नजीत के यहाँ पहुंचा। महाराज, महारानी रुक्मणी का नौलखा हार आज आज मुझे जंगल में गाय चराते वक्त मिला था। यह लीजिए। ओह, यह तो वही भूमल्य हार है जो आज दोपहर सरोवर में नहाते वक्त महारानी से खो गया था। प्रसन्नजीत ने गोपू से हार ले लिया। बेटा, हम तुम्हें खुश हैं, मांगो क्या मांगते? महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। मुझसे आपसे के लिए मैं कुछ नहीं मांगना। मुझे अपनी मेहनत द्वारा कमाया धन ही ग्रहण करता हूँ। कहकर गोपू महाराज प्रसन्नजीत को प्रणाम किया और वापस चला गया। उसके जाने के बाद यह बालक अत्यंत सच्चा और गरीब, अगर कल अगर कल मैं इसके घर जाकर मुझे किसी न किसी तरह इसकी सहायता करनी चाहिए। और गोपू, आज तूने मेरा कहा नहीं माना। तुझे खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, आज भूखा ही सो जाऊंगा। गोपू भूखा सो गया। चारपाई पे लेटा बसंत चुपचाप यह सब देख रहा था। और उसी सुबह जब गोपू सोकर उठा तो घर के बाहर निकला तो चौंका। महाराज, आप और यहाँ? गोपू, कल रात को तुमने राजमहल से चले आए थे। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे बारे में सोच रहा था बेटे। तुम्हें इस बात पर गर्व है कि तुम जैसे अच्छे बच्चे मेरे राज्य में हैं। तुम चाहते तो नौलखे हार को बेचकर धनवान बन सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। न एक तुम हो कि नौलखा हार लौटाने हमारे पास राज्य स्वयं आए, और हमारे पुत्र इंद्रजीत के मित्र बसंत सेन ने, जो हमारे तहखाने से हड़पने की नियत रखता था। और मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आओ, तुम हमारे गले लग जाओ। और गोपू दौड़कर प्रसन्नजीत की छाती से लग गया था। बेटे, हम चाहते हैं तुम अपने परिवार के साथ चलकर हमारे राज्य में रहो। हम तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। महाराज, मैं आपके आदेश को भला कैसे टाल सकता हूँ? और घर के खिड़की पर खड़ा बसंत सेन सब कुछ देख रहा था। और तभी उसकी जेब में पड़ी अंगूठी का शब्द सुनाई दिया। बसंत सेन मान गए ना? गोपू तुमसे अच्छा है, और उसकी अच्छाई के कारण राजा प्रसन्नजीत ने उसे अपने साथ राजमहल ले जा रहे हैं। और तुम हो कि तुम्हारी बुराई के कारण तुम्हें राजा ने देश निकाला दिया है। अंगूठी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वह खजाना लूट कर मैंने सचमुच अनर्थ कर रहा था। तो जाओ, इसी समय राजा प्रसन्नजीत के सामने अपने अपराध स्वीकार करो और उसे क्षमा मांगो। मैं भी जाता हूँ अंगूठी। और कहकर बसंत सेन प्रशंसा
कहकर बसंत सेन राजा प्रसन्नजीत के पास गया और उसे चरणों में गिरकर बोला, तुम कौन हो? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पापी हूँ, हत्यारा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, आपके पुत्र इंद्रजीत का कातिल और आपके खजाने का लुटेरा, अदृश्य लुटेरा हूँ। सुनकर बसंत सेन अपने बदले हुए वेश को उतार फेंका। बसंत सेन, तुमने हमने देश निकाला दिया था तुम आदेश का क्या हुआ? महाराज, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, खजाने का लोभ में अपराध किया, दलदल में फंसता बसता जा रहा था। अचानक देवदूत की अंगूठी ने मेरी आंखें खोल दी। बसंत बसंत सेन ने सारी बातें विस्तार से राजा प्रसन्नजीत को बताई। तत्पश्चात, महाराज, मैंने अपने सब अपराध कबूल कर लिए। अब आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो। वसंत सेन, तुमने अपराध तो अवश्य किए हैं, पर समय रहते हुए तुम्हारी अंतरात्मा जाग गई, यह देखकर हम खुश हैं। अतः अच्छे नागरिक की तरह तुम्हें जीवन बिताने का एक अंतिम मौका देते हैं। और बसंत सेन ने झुककर इंद्रजीत के चरण छू लिए और अपनी अंगूठी से संबोधित होती बोला, अंगूठी, अब तो खुश हो? हाँ बसंत सेन, अब तुम अच्छे नागरिक बनकर अपने जीवन व्यापन करना, और जब मैं तुम्हारा साथ छोड़कर स्वर्गलोक जा रही हूँ। इतना कहते हुए अंगूठी बसंत सेन के हाथ से अदृश्य हो गई और उन घटना के पश्चात बसंत सेन सच्चे मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करने लगा। समाप्त दोस्तों।